Hi, hello students, how are you? Fine? Okay. आज हम चैप्टर 11 करेंगे, अद्भुत वीरांगना, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिनका जन्म 26 अगस्त में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। वे साहित्य के एक महान उपन्यासकार थे। इनका अधिकांश जीवन लेखन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। इनके उपन्यास रोचक और दिल को छू लेने वाले होते थे। उपन्यास हैं उनके वैशाली की नगरवधू, अपराजिता, सोना और खून, और कहानियों में दुखवा में कासो काहू और कहानी खत्म हो गई, ये बहुत उल्लेखनीय है। इतिहास, हिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट है? पसंद है आपको हिस्ट्री? नहीं पसंद? मुझे भी नहीं पसंद है ना? तो कौन से वे ऐसे ऐतिहासिक वीर हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? इसके विषय में आपको चर्चा करनी है, ठीक है? वो बाद में हम करेंगे, पहले चैप्टर देखते हैं हम, ठीक है? ये एक नाटक है ना? नाटक पता है ना आपको? स्टेज पे होता है ना, लाइव होता है, जैसे ये कपिल शर्मा शो आता है ना, देखा है ना सबने, है ना? तो वैसे ही नाटक जो है वो लाइव आता है। अब पहला दृश्य है इसमें, राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी दुर्ग की चिंता न कीजिए, उसकी मैं रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निश्चिंत होकर शत्रु से लोहा ले। दुर्ग यानी क्या होता है? किला, है ना? तो राजकुमारी है जो, वो अपने पिता जो राजा होते हैं ना, महाराजा, उनसे कहते हैं कि अलाउद्दीन कितना भी चाहे वीर न हो, वो दुर्ग पर आक्रमण करेगा, पर आप निश्चिंत हो जाइए और शत्रुओं से लोहा ले, यानी मुकाबला करे उनका। यह है कन्या रत्नावती। यह जैसलमेर के राठौर दुर्गाधिपति महाराज रत्न सिंह की कन्या थी। दुर्गाधिपति मतलब किले का स्वामी, जो इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी। बलिष्ठ यानी बलवान, और युद्ध की पोशाक पहने थी। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी और कमरबंद में पेश कब्ज यानी आगे की ओर लगाई जाने वाली कटार होती है ना, छोटी सी, जैसे छुरी होती है ना, वैसे ही कटार होती है, छोटी सी। पीठ पर तरकस और हाथ में था धनुष। तरकस क्या होता है? तीर रखने का जो होता है ना, वो, और हाथ में उसके था धनुष। वह घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी। रतन सिंह झीरहा बख्तर मतलब छाती पे पहनने जाने वाला कवच, जिससे रक्षा होती है ना, कुछ जो हथियार होते हैं वो लगते नहीं हैं, बख्तर कहते हैं जिसे, वो पहने हुए थे और हाथी पर बैठकर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्थान यानी शुरुआत कर रहे थे, चल रहे थे जाने के लिए। सामने उनके घोड़े हिनहिना रहे थे। रतन सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ धरकर कहा कि बेटी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है।
मैंने तुझे पुत्री नहीं, पुत्र की भांति पाला है और शिक्षा भी दी है। मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो रहा हूं। देखना, सावधान रहना। शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। शत्रु जो है वो बलवान है और वीर भी है, पर धूर्त यानी छलने वाला, कपट करने वाला है। अब बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता की ओर देखा, यानी तेज निगाह से, और हंसकर कहा कि नहीं पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए और प्रस्थान करें, मतलब जाने की तैयारी करें। किले का बाल भी बांका ना हो पाएगा। अब रतन सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप से चमकते हुए कंगूरे पर डाली। कंगूरे यानी चोटी, शिखर, मतलब टॉप, है ना। और हाथी आगे बढ़ाया। गगन भेदी जय निनाद। जय निनाद मतलब जय जयकार बोलते हैं ना, रतन सिंह की जय, ऐसे महाराज की, है ना, महाराज रतन सिंह की जय, ऐसे। इससे धरती और आसमान कांप उठे। एक विशाल काय अजगर की भांति सेना फाटक से निकलकर पर्वत की उपत्यका में विलीन हो गई। उपत्यका मतलब घाटी। उसके बाद घोर चित्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। किले का फाटक मतलब मेन गेट जो था वो बंद हो गया। अब ये दूसरा दृश्य है ना। टिड्डी दल। टिड्डी मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग घेर रखा था, मतलब चारों तरफ जो थे वो शत्रु फैले हुए थे। पूरे किले को उन्होंने घेर लिया था। सब प्रकार की रसद यानी राशन बाहर से आनी बंद हो गई थी, मतलब खाना पीना। प्रतिदिन यवन मतलब यूनान का निवासी, यूनान जो था उसके देश का राजा था, उन्होंने हमला किया था। वो तीरों की वर्षा करते थे और गोलियों की वर्षा करते थे। पर जैसलमेर का ये दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। राजस्थान में है ना जैसलमेर। और यवन जो थे वो समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी ठट्ठा नहीं है, मजाक नहीं है। दुर्ग रक्षिणी राजनंदिनी रत्नावती निर्भय अपने दुर्ग में बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। उसकी अधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे, जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे। राजकुमारी अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना का ठड्डा उड़ाती हुई वहां से तीरों की वर्षा करती थी, मजाक उड़ाकर। और वह कहती कि मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं, मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। अबला मतलब जिसमें कोई बल नहीं है, वैसी नारी नहीं हूं मैं, भले न स्त्री हूं, पर मेरे में साहस और हिम्मत है। मेरी सहेलियां भी देखने भर को स्त्रियां हैं। हम इन पापिष्ट यवनों को सबक सिखा सकती हैं। और उनकी बातें सुन सहेलियां हंस देती थी। प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था, मतलब कि उसको डर नहीं लग रहा था, पर वो हंस रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। उसके लिए तो एक मजाक था, विनोद मतलब मजाक था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमार की चोटें सह रहा था।
उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे तब दुर्ग अपने आप वश में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था। उसको क्या लगा कि खाने का समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ये लोग अपने आप को हमारे सुपुर्द कर देंगे। परंतु राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर कहती, ये धूर्त गर्द उड़ाकर और गोली बरसाकर मेरे किले को मैला और गंदा कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। यवन दल ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप बैठी रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ आए तब भारी भारी पत्थर के धोखे और गरम तेल की ऐसी मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। सैनिकों के मुंह झुलस गए, कितनों की तो चटनी बन गई। हजारों यवन तौबा तौबा करके प्राण बचाकर भागे। जो प्राचीर तक पहुंचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। प्राचीर यानी दीवार, मतलब राजकुमारी पहले तो मजाक उड़ा रही थी ना, है ना, पर फिर जब यवन दल ने प्रबल आक्रमण किया तो राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठ गई। तो शत्रुओं को लगा कि कुछ नहीं, अब तो हम द्वार पर चढ़ ही जाते, दीवार पर चढ़ ही जाते हैं। तो आधी दूर तक वो दीवार पर चढ़ गए थे, पर तभी अचानक भारी भारी पत्थर गिरे उन पर और गरम गरम तेल की तो ऐसी मार पड़ी कि शत्रु सेना तो छिन्न भिन्न हो गई और कोई कोई तो झुलस गए। मतलब गरम तेल होता है तो कैसा होता है ना, हमारी उंगली में भी तेल उड़े तो कैसा लगता है, ये तो गरम गरम तेल उन पे डाला उन्होंने और जो दीवार तक पहुंचे थे वो सब मौत के घाट उतर गए। मजा आ रहा है ना कहानी में, है ना। ओके, ये तो हो गए दो दृश्य। अब तीसरा दृश्य है ना, वो हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय।